उत्तर था कि 803 लोगों को 487 हेक्टर तकरीबन 2000 बीघा से अधिक नदी नालों के आसपास और नदी नालों में खातदारों को अलॉट की गई है। उसमें सदन में मर्यादाओं की बात करने वाले, सदन में नियम कायदों की बात करने वाले, सदन में 6 महीने की सरकार को घेरने वाले लोग जो जिम्मेदारी के पद पे बैठे हैं, उन लोगों के रिश्तेदार, उन लोगों को सरकार ने पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचार के लिए जो मैंने ये सवाल लगाया तो विपक्ष के सभी सदस्य बेल में आ गए और उन्होंने उसका विरोध किया। मित्रों, मैं तो सरकार से यही है कि इसमें जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान के रेवेन्यू मिनिस्टर जी ने हमें आश्वस्त किया है कि हमने एक कमेटी बना के जांच हो गई है और सभी का आवंटन निरस्त होगा। और तो और ये मैं आपको कागज यूआईटी अलवर का दिखा रहा हूँ। इसमें लिखा है प्रेम रत्नाकर बांध एवं नाले के बाव क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों की सूची। इस सूची में 6 नंबर पे श्री टीकाराम जूली का नाम है, इसको भी अतिक्रमी माना है। अगर मैं विपक्ष के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि ये तथ्य गलत है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनके खिलाफ जिन लोगों ने गलत तथ्य दिए तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और यदि ये सही है तो विपक्ष के नेताजी जनता से कहे कि हाँ ये सच्चाई है, ये क्या स्थिति है। जो नियम कायदों की बात करते हैं वो सदन में नहीं करनी चाहिए। और मैं राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को और मैं रेवेन्यू मिनिस्टर जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आश्वस्त किया है कि जांच कमेटी बनाई जाएगी, दोषी अधिकारियों को सस्पेंड किया जाएगा। सिरिस का अभ्यारण्य ये राजस्थान का अभ्यारण्य नहीं, ये देश का बहुत बड़ा अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य के पास अगर गांव के अंतिम छोर पे जहां कोई अभ्यारण्य नहीं है वहां नदी नालों में अलॉटमेंट नहीं किया जाता, लेकिन सिरिस का बांध के आसपास राजनीतिक दबाव में चलते पिछली सरकार में जितेंद्र सोनी नाम के एक आईएएस को मात्र 5 महीने में जिला कलेक्टर हटा के और दूसरा अधिकारी जिला कलेक्टर लगा के और ये कृत्य पिछली सरकार ने किया है। तो निश्चित रूप से मैं आप साहब से यही निवेदन है कि सरकार ने जो कहा है कि इसमें कार्रवाई करेगी, जांच कमेटी बनेगी और जांच कमेटी बनके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा है वो दिया नहीं था और उसके कारण से कई ग्राम पंचायतों के मुखिया सरपंच परेशान थे। वो राशि करोड़ों रुपए में है, यानी हजारों करोड़ रुपए में है और लगातार उस समय से ही सरपंचगण सरकार से गुहार लगा रहे थे कि हमको पैसा का भुगतान कर दें, लेकिन उनको नहीं किया। यानी कांग्रेस ने सरपंचों को बहुत परेशान किया, गांव का विकास अवरुद्ध किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1-2 दिन पहले ही कुछ धनराशि डाली है और 1000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 अगस्त के पहले और फाइनेंस कमीशन के जो पैसा ग्राम पंचायतों को मिलता है उसको हम उनके खातों में डाल देंगे ताकि ग्राम पंचायतों को परेशानी नहीं हो। कुछ पैसा बचेगा उसको 1-2-3 किस्तों में बहुत शीघ्र भुगतान करने वाले हैं। सर, एक मुद्दा है, ग्राम पंचायत स्तर पर पूर्ववर्ती सरकार ने वो नंदीशाला खोलने की घोषणा की थी लेकिन वो खोल नहीं पाए थे। आज भी ये विधानसभा में रखा गया था, तो क्या ये खोले जाएंगे नंदीशाला? कांग्रेस जो सरकार थी उससे कोई झूठा मंत्रिमंडल आज तक मैंने कभी नहीं देखा। कुछ भी बोल देते थे लेकिन करते कुछ नहीं थे। नंदी गौ माता से तो इतनी नाराजी है उनको कि कई बार तो तस्करों को संरक्षण देने के लिए कांग्रेस खड़ी हो जाती थी। इसलिए गौ माता के बारे में कांग्रेस कोई सकारात्मक सोचेगी ऐसी अपेक्षा रखना ही पाप है। आज सदन के अंदर स्थगन प्रस्ताव नियम 50 के तहत मेरा लगा और उसके तहत जिस तरीके से जो सब्जेक्ट मैंने लगाया वो था कि चरागाह भूमि पर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अतिक्रमण हो रहा है, सिवाई चक भूमियों पर भूमाफियाओं के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है जो रसूखदार लोग हैं और अपनी पूंछ रखते हैं। और इसके अलावा मैंने इसमें ये लिखा कि बजरी माफिया और पुलिस की मिलीभगत से जो जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं क्षेत्र के अंदर, तो इसके अंदर
आप सबको ये जानकारी देना चाहूँगी कि जिस तरीके से ये फोटोग्राफ्स, लेटेस्ट फोटोग्राफ्स मैंने दिखाए हैं सदन को भी, कि पुलिस वसूली करते हुए, और ऐसा भी प्रकरण आया है जो बौली के अंदर शमशान भूमि है उसकी तक भी रजिस्ट्री करवा दी गई है, जो कि वहाँ के स्थानीय प्रधान हैं पंचायत समिति में, और चरागा भूमि पर भी उन प्रधान ने भी अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे लोग भी हैं जो या न्यायालय के अंदर भी है, वो पीपी है, और उस एक भाई उनका एडीएम है, एक भाई वहाँ शिक्षक है। ऐसे लोगों ने बेशकीमती ज़मीनें जो हैं अपनी कॉलेज हैं, आईटीआई कॉलेज, जनरल कॉलेज और हॉस्पिटल, तीनों एक ही लाइन में बने हुए हैं, उनके आगे जो ज़मीन है उन पर ऐसे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो आज भी खबर छपी है, जो बजरी के अवैध खनन की वजह से जिस तरीके से 150 ट्रॉली पकड़ी, और ये खबर छपी है पत्रिका के अंदर, जो खबर छपी है इसके अंदर स्पष्ट दिया गया है कि सत्ता पक्ष के विधायक भी ये बता रहे हैं कि अफसरों की मिली भगत है। एसपी वहाँ की इस पूरे प्रकरण में शामिल है, और माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी मंत्री पद का इस्तीफा दिए, उससे जस्ट 2-3 दिन पहले इसी प्रकरण में बजरी के ट्रकों को किसी को बंद किया जा रहा था, किसी को जाने दिया जा रहा था, जो पैसे दे के जाता था उसको जाने दिया जा रहा था और बाकी को रोक रहे थे। एसपी से जाकर उन्होंने वार्ता करी और उनके कुछ कहा सुनी हुई। आज उनका नाराजगी का कारण भी सबसे बड़ा यह है, और कल ये स्पष्ट हो गया है कि एसडीएम जाकर बजरी को रोकता है और उसके बाद पुलिस को सूचना करता है तो पुलिस आती नहीं है। ये सबसे बड़ा अपराध होने की संभावना पूरे प्रदेश के अंदर बनी हुई है। ऐसे प्रकरण भू माफिया और बजरी माफियाओं के पनपने की जो स्थिति है पूरे प्रदेश के अंदर बनी हुई है। एक ऐसा ही प्रकरण बौली तहसील के अंदर है, जिसके अंदर 48 लाख रुपए की पलंटी 3 माह पहले भर चुके हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन आज तक उन पर कार्रवाई नहीं होने का कारण पुलिस और खनन विभाग के अधिकारी और माफियाओं की मिली भगत है। तो सरकार इस पर ध्यान दे, और हम उम्मीद करेंगे कि देखें ये नियम 50 के तहत हमने जिस तरीके से सदन में पूछा है, इन पर कार्रवाई हो, ऐसी उम्मीद हम रखते हैं। धन्यवाद। आरपीएससी व अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो आयोजित की जा रही है परीक्षा है, उनमें एक बहुत बड़ी समस्या है कि परीक्षा होने के बाद में या तो प्रश्न को डिलीट कर दिया जाता है, या फिर सवाल है उसका उत्तर जो पहले होता है उसको बदला जाता है बार बार। मैं इसका उदाहरण आपको बता रहा हूँ। अभी टीआरए और अकाउंटेंट की परीक्षा 2023 में रही। उस परीक्षा में वो परीक्षा 11 फरवरी 2024 को हुई और उसका परिणाम 27 जून 2024 को आया। अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस परीक्षा में 23 जो प्रश्न थे उनको निरस्त कर दिया, क्योंकि उनके प्रश्नों में त्रुटि थी, जबकि पेपर तो निश्चित रूप से विशेषज्ञ तैयार करते हैं। तो मेरा इस मामले में ये कहना है कि विशेषज्ञ अगर ऐसा पेपर तैयार करते हैं जिनके जवाब बदले जाते हैं, जिनको डिलीट कर दिया जाता है, तो ये नौजवानों के साथ, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो नौजवान बड़ी आशा के साथ में परीक्षा देता और एक पॉइंट मेरिट से चूक करके अपनी सरकारी नौकरी नहीं पाता है, उन लोगों के लिए, उन नौजवानों के लिए कितना बड़ा संकट का विषय है कि कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग इस प्रकार से जो भर्ती परीक्षाएं कराते हैं, और उसके बाद में विशेषज्ञों के पेपर तैयार करने के बाद भी जो इस प्रकार की गड़बड़ियां हो रही है वो बड़ी चिंतनीय है। उसको आज मैंने 295 विशेष उल्लेख के तहत सदन में आज मैंने उसको पढ़ा है, उस प्रस्ताव को। अभी तक पिछले 3 साल में राज्य कर्मचारी बोर्ड ने 78 भर्ती परीक्षाएं ली है। इन परीक्षाओं में 10,204 प्रश्न पूछे गए और 10,204 प्रश्न पूछे गए और इनकी उत्तर जो कुंजी आई, आंसर सीट आई, उनमें 163 सवालों के जवाब बदले हैं। मतलब आप देखेंगे 10,204 प्रश्नों में से 163 जो सवाल हैं उनके जवाब बदल दिए गए आंसर की के बाद में, और 215 सवालों को डिलीट कर दिया गया। 215 सवालों को डिलीट करना तो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, और ये कुल जो प्रश्न है उनके 2.10% हो गया। तो ऐसे नौजवानों के साथ कर्मचारी चयन बोर्ड और जो आरपीएससी में इस प्रकार की
जो गड़बड़ियाँ होती है, जो प्रश्नों के उत्तर कई बार आंसर किए आने के बाद बदले जाते हैं, कई बार प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाता है, तो वो नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मैंने ये विषय रखा है। इस प्रकार की त्रुटियां, गलतियां जो नौजवानों के भविष्य को गड़बड़ कर देती है या उनके भविष्य को खा जाती है, ऐसी गड़बड़ियां नहीं हो। और जब सही मायने में आप पेपर बहुत एक्सपर्ट से तैयार करवाते हो, उस परिस्थिति में ऐसा होना नौजवानों के लिए दुखद है। ये विषय मैंने आज सदन में रखा था विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत। धन्यवाद।